ओके जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, आपकी बहुत सी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं आपके पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टर्म्स होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यही आपकी एक तरह से बेस होती है। ठीक है, तो आपने जो पहले मैं आपको पेज वगैरह बता चुका हूँ। ठीक है, अब आपने जो लिखना है सब, ठीक है, आपने साथ साथ अपने नोट्स वगैरह बनाते जाना है। तो आज जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होंगे आपकी एक तरह से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन द सीवीएस। आपकी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को हम पढ़ेंगे, उन टर्म्स का क्या सीन होता है। आपने एक एक टर्म्स के ऊपर गौर करना है और एक एक टर्म को समझना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये टर्म्स आपको पता चल गई तो आपके लिए जो सीवीएस होगा ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। तो जो पहली टर्म जिसको हम समझेंगे वो होगी आपकी एक तरह से सिस्टोल। ठीक है, क्या होती है आपकी एक तरह से सिस्टोल होती है। सिस्टोल की डेफिनेशन आपने लिखनी है कि सिस्टोल क्या होता है। कि आपने कहना है कि जो सिस्टोल होता है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट। ठीक है, यानी कि जो आपका एक तरह से सिस्टोल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट। यानी कि आपका जो हार्ट होता है इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टोल कहते हैं। देखो आपका जो हार्ट होता है ना इसके अंदर जब पूरा ब्लड आ जाता है, ठीक है, यानी कि जो आपका हार्ट होता है जब इसके अंदर सारे का सारा जो ब्लड आ जाता है तो फिर क्या होता है कि ये जो हार्ट होता है ये पूरे ब्लड को जो है आपकी पूरी बॉडी की तरफ पंप करता है। ठीक है, तो वो पंप कैसे करता है, वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन के जरिए जो है वो पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड पंप करता है। आपने कहना सिस्टोल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो पूरी बॉडी को जो ब्लड होता है वो पंप करता है। ठीक है, तो ये आपने कहना सिस्टोल होता है। और जब आपका जो हार्ट होता है वो सिस्टोल करता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो आप अपने में से यानी कि पूरी बॉडी को जो ब्लड है वो डिलीवर करता है, पूरी बॉडी को जो ब्लड है वो पंप करता है। जब आपका हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है ड्यूरिंग सिस्टोल, तो आपकी जो पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, यानी कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल करता है, तो वो आपकी पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है। जब वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है तो आपकी पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अंदर एक ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। जिस ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मल आपका 120 मिलीमीटर मर्करी होता है। ठीक है, तो आपने कहना सिस्टोल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को पंप करता है। जब वो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड को पंप करता है ड्यूरिंग सिस्टोल, तो आपकी पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अंदर एक ब्लड प्रेशर जनरेट होता है और इस ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मल आपका 120 मिलीमीटर मर्करी होता है। ठीक है, तो ये आपने कहना है। अब हम आगे आते हैं और दूसरी टर्म को डिस्कस करते हैं। और दूसरी जो टर्म होती है उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से डायस्टोल। ठीक है, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायस्टोल। आपने कहना है डायस्टोल क्या होता है। डायस्टोल एक ऐसी फेज होती है जिसमें आपका हार्ट जो होता है वो रिलैक्स करता है। तो आपने कहना कि डायस्टोल क्या है, आपका एक तरह से रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। क्या होता है, रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। यानी कि जब आपका हार्ट जो होता है वो रिलैक्स होता है, जब आपका हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी से ब्लड को वापस रिसीव कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, यानी कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पूरी बॉडी को ब्लड पंप करेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टोल। लेकिन जब आपका हार्ट जो होता है वो रिलैक्स होता है, जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो उस दौरान वो क्या करता है, उस दौरान पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है वो वापस रिसीव करता है। सिस्टोल के दौरान वो पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो पंप करता है। डायस्टोल के दौरान आपका जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो वापस रिसीव करता है। तो आपने कहना कि डायस्टोल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपका हार्ट होता है वो पूरा रिलैक्स होता है, तो इस दौरान वो पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है वो वापस रिसीव करता है। जब आपका जो हार्ट होता है वो रिलैक्स होता है और पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है वो वापस रिसीव करता है, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा कम रह जाता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो वापस आपके हार्ट की तरफ आता है। तो आपकी जो ब्लड, आपकी जो पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अंदर जो ब्लड होता है वो कम रह जाता है एज कंपेयर टू सिस्टोल। सिस्टोल की निस्बत आपके डायस्टोल के दौरान आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो कम रह जाता है, लेकिन डायस्टोल के दौरान आपके हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, आपने कहना है डायस्टोल के दौरान आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड, आपकी जो पूरी बॉडी होती है उसके अंदर ब्लड कम रह जाता है, लेकिन आपके जो हार्ट होता है इसके अंदर ब्लड ज्यादा आ जाता है। तो जब आपका डायस्टोल और होता है और आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो कम रह जाता है, तो
इस दौरान आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और अब जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो कम होगा, तो इसको हम कहते हैं 80 मिलीमीटर मर्करी। कितना होता है आपके, एक तरह से 80 मिलीमीटर मर्करी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डायस्टोल क्या होता है। डायस्टोल के अंदर आपके हार्ट की क्या कंडीशन होती है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो कितना होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म्स को, और उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से पल्स प्रेशर। कौन सा होता है आपके एक तरह से पल्स प्रेशर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका जो पल्स प्रेशर होता है उसका क्या सीन होता है। देखो हमारे पास दो टर्म होती हैं, एक होता है आपका पल्स रेट होता है, ठीक है, एक होता है पल्स रेट होता है, और आपका एक तरह से पल्स प्रेशर होता है। अब ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये बहुत ही डिफरेंट है। आपने कभी भी पल्स प्रेशर और पल्स रेट को एक नहीं समझना। जो पल्स रेट और पल्स प्रेशर जो होता है ना, जो पल्स प्रेशर होता है इसकी तरफ आते हैं। देखो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक तरह से पंप करता है। जब वो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो पंप करता है, तो आपकी पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड जाता है, और वहां पे जो है एक तरह से ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, ऐसे ही है ना। तो ये जो ब्लड होता है ये आपकी एक जो रेडियल आर्टरी होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी रिस्ट के अंदर, जो आपकी कलाई के अंदर एक आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं आपके रेडियल आर्टरी, उस रेडियल आर्टरी की तरफ भी ब्लड जाता है। जब आपकी रेडियल आर्टरी की तरफ ब्लड जाता है तो आपकी रेडियल आर्टरी के अंदर भी क्या होता है, आपका एक तरह से जो एक तरह से प्रेशर जनरेट होता है। तो ब्लड प्रेशर जब रेडियल आर्टरी के अंदर जनरेट होता है तो उसको हम कहते हैं आपका पल्स, आपके एक तरह से आपका पल्स प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका पल्स प्रेशर कहते हैं। लेकिन जो आपका पल्स रेट होता है, पल्स रेट जो होता है ना, जब आपके एक तरह से रेडियल आर्टरी के अंदर ब्लड जाता है और आपकी जो रेडियल आर्टरी होती है वो मूव करती है, वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आपकी पल्स रेट। और पल्स रेट के जरिए हम हार्ट रेट को जो है वो एक तरह से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये आपने समझना है कि जब आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रेडियल आर्टरी के अंदर ब्लड जाता है, तो रेडियल आर्टरी के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब आपका जो रेडियल आर्टरी होती है ये जब ऊपर नीचे मूव करती है, तो उसके जरिए हम एक तरह से उसके हार्ट रेट को डिटेक्ट करते हैं। और हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है आपके, एक तरह से 72 बीट्स पर मिनट होता है, ऐसे ही है ना, 72 बीट्स पर मिनट होता है। तो ये आपने पल्स प्रेशर और पल्स रेट को कभी भी मिक्स नहीं करना, इनका क्लियर कट आपको पता होना चाहिए इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपका पल्स प्रेशर के, पल्स प्रेशर क्या सीन होता है। देखो आपका जो पल्स प्रेशर होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पल्स प्रेशर क्या होता है। अब हम आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं जो पल्स प्रेशर होता है इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इनके क्या ऐसा, कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जिसके अंदर हम जो वो किसी भी पेशेंट के अंदर, ठीक है, हम पल्स प्रेशर को जो है एक तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपने कहना है कि पल्स प्रेशर जो होता है वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी कि जब हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पल्स प्रेशर आएगा। अब ये जो पल्स प्रेशर होता है ये नॉर्मल कितना होता है, तो आपको पता है कि जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये 120 होता है, और जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये कितना होता है, ये 80 होता है। तो आपका जो नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो जनाब आपका 40 मिलीमीटर मर्करी होता है, ठीक है, कितना होता है आपके एक तरह से 40 मिलीमीटर मर्करी होता है। और इसी तरह अगर जो एक तरह से पल्स प्रेशर, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि किसी पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो हाइपरटेंशन के अंदर उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका जो पल्स प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है, हाइपरटेंशन के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, जो आपकी पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती है इनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो आपकी जो रेडियल आर्टरी होती है, इस रेडियल आर्टरी के अंदर भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो पल्स प्रेशर होगा, जो रेडियल आर्टरी के अंदर जो पल्स प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी मतलब कि नोट करना है कि पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स रेट क्या होता है, और आपका नॉर्मल पल्स प्रेशर क्या होता है। जब पेशेंट को जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो अगर वो इंक्रीज होगा या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो आपकी पल्स प्रेशर के अंदर जो है वो क्या चेंजेस आएंगी, तो ये आपको लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं आपकी जो बुक के ऊपर कुछ और चीजें लिखी हुई हैं पल्स प्रेशर के बारे में, जहां तक आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। देखिए आपने कहना है कि जो आपका पल्स प्रेशर होता है, ठीक है, जो आपका पल्स प्रेशर होता है ना, ठीक है, पल्स प्रेशर, ये आपका इस बात को मैं भी आपको समझाता हूँ कि जो पल्स प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्ट्रोक वॉल्यूम के, और ये आपका एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी एट्रियल कंप्लायंस के, ठीक है, किसकी, आपके एक तरह से एट्रियल कंप्लायंस की।
अब ये जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, मतलब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ अभी आपने जो है वो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि जो पल्स प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्ट्रोक वॉल्यूम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एट्रियल कंप्लायंस की। देखो आपने सबसे पहले ये समझना है कि एट्रियल कंप्लायंस क्या होती है। एट्रियल कंप्लायंस का ये मतलब होता है कि अबिलिटी ऑफ द आपकी किसी भी वेसल की, यानी कि अबिलिटी, ठीक है, अबिलिटी ऑफ आर्टरी, ठीक है, अबिलिटी ऑफ आर्टरी टू एक्सपेंड, ठीक है, अबिलिटी ऑफ द आर्टरी टू एक्सपेंड या अबिलिटी ऑफ द आर्टरी टू स्ट्रेच, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से आपकी एट्रियल कंप्लायंस कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एट्रियल कंप्लायंस का क्या मतलब होता है, आपने उसको ये कहना है कि जितनी आपकी ब्लड वेसल, जितनी आपकी जो आर्टरी है वो जितना एक्सपेंड हो सकती है, वो जितना एक्सपेंड हो सकती है, जितना वो एक्सपेंड हो सकती है, इसको हम कहते हैं एट्रियल कंप्लायंस, ठीक है। आपने कहना है कि जो आपकी एट्रियल कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल है वो कितना एक्सपेंड कर सकती है, उसके अंदर अगर ब्लड ब्लड आता है, उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम आता है, तो उस ब्लड वॉल्यूम के नतीजे में कितना एक्सपेंड हो सकती है, कितना फैल सकती है, तो आपने कहना उसको कहते हैं एट्रियल कंप्लायंस कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, आपने अभी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है आपने सिंपल ये समझना है कि जब आपका हार्ट, ठीक है, जब आप इस स्ट्रोक वॉल्यूम को अभी मैं आपको समझाता हूँ, सिर्फ अभी आपने यहाँ पे ये समझना है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शन के बदले में जो वो आपका जो ब्लड है वो बाहर की तरफ पंप करता है, ठीक है, जो ब्लड जो है वो बाहर पंप करता है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। आपने कहना है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन के बदले में जो वो ब्लड पूरी बॉडी को पंप करेगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब मुझे आप ये बताएं, जो आपका जितना आपका हार्ट है, जितना आपका हार्ट है, अगर वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका जो आपके हार्ट से जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो भी बाहर ज्यादा निकलेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो हार्ट है जितना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो अपने में से जो ब्लड वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो ब्लड होगा वो ज्यादा बाहर पंप करेगा। जब वो ब्लड को ज्यादा बाहर पंप करेगा तो इसका मतलब उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो भी ज्यादा होगा। यानी कि जितना आपका जो हार्ट है जितना वो ब्लड को बाहर पंप करेगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आपकी जो पूरी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो आपकी पूरी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा जाएगा, ठीक है, उनके अंदर क्या जाएगा, जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो ज्यादा से ज्यादा जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो फाइनली जो आपकी रेडियल आर्टरी होगी, ठीक है, जो आपकी रेडियल आर्टरी होगी, तो रेडियल आर्टरी के अंदर एक तरह से ब्लड जो है ब्लड वॉल्यूम ज्यादा जाएगा। जब रेडियल आर्टरी के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा जाएगा तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा, ऐसे ही है ना, जब रेडियल आर्टरी के अंदर ब्लड ज्यादा जा रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है, रेडियल आर्टरी के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा जा रहा है, तो ये रेडियल आर्टरी के अंदर प्रेशर भी ज्यादा जनरेट करेंगी। जब प्रेशर ज्यादा जनरेट करेंगी तो आपने कहना जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उस जब वो इंक्रीज होगा तो आपका पल्स प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हार्ट है, ठीक है, अगर एक हार्ट है, अगर जनाब वो ब्लड को पंप कर रहा है आपका तकरीबन 100 ml का रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो 100 ml का रहा है, एक 100 ml का रहा है, तो उसका जो पल्स प्रेशर होगा वो और होगा। अगर एक हार्ट है, अगर वो एक तरह से 50 हाँ 50 ml, ठीक है, 50 ml का रहा है ब्लड को पंप, तो उसका जो पल्स प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह आपने कहना है कि जितना आपका हार्ट जितना ब्लड को पंप करेगा वो उसका उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। जितना स्ट्रोक वॉल्यूम होगा आपका जो रेडियल आर्टरी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो उतना ज्यादा जाएगा, और उतना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम आपकी रेडियल रेडियल आर्टरी के अंदर प्रेशर को ज्यादा जनरेट करेगा, तो आपका जो पल्स प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा, ठीक है, ये आपने समझना है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी जो रेडियल आर्टरी है या कोई भी वेसल है, चाहे वो आपकी एक तरह से मेन एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा है, या आपकी जो रेडियल आर्टरी है, ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, ठीक है, जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, तो जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो हार्ट है, अगर आपका जो हार्ट है वो 50 ml जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, तो एक वेसल फॉर एग्जाम्पल एक वेसल जी है, एक वेसल जी है और एक वेसल जो है वो ये है, ठीक है, तो ये आपने एक ए है एक बी वेसल है। अब जो आपकी वेसल नंबर ए है, ठीक है, जो वेसल ए है इसके अंदर जब 100 ml ब्लड जाएगा तो ये इस आर्टरी के अंदर इस वेसल की जो वाल्व है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा, ऐसे ही है ना, इसके अंदर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को जनरेट करेगा। तो इसका मतलब जो आपकी एट्रियल कंप्लायंस, यानी कि मैंने क्या कहा था कि एट्रियल कंप्लायंस क्या होता है, किसी भी आर्टरी जो जितनी एक्सपेंड हो सकती है, जितनी वो फैल सकती है, जितनी वो एक तरह से स्ट्रेच हो सकती है, वो आपकी एट्रियल कंप्लायंस होती है। अब मुझे ये बताएं जो आपकी एट्री है, ठीक है, जो आपकी आर्टरी ए है,
आर्टरी ए का जो एक तरह से एट्रियल कंप्लाइंस है वो कम है ना, जो एट्रियल कंप्लाइंस है वो कम है, यानी कि वो कम एक्सपेंड है। जबकि जो बी है इसकी जो एट्रियल कंप्लाइंस है यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड है। इसी तरह ही है ना। अब ऊपर से आपका जो ब्लड है वो कितना आ रहा है, ऊपर से जो आपका ब्लड है वो 100 ml आ रहा है। तो 100 ml जो ब्लड होगा, 100 ml जो ब्लड होगा, वो इस आपकी जो वेसल होगी इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। लेकिन इसकी जो कंप्लाइंस है वो कम है, ठीक है, इसकी जो कंप्लाइंस है वो कम है। तो इसी तरह आपने कहना है कि जितनी आपकी कंप्लाइंस कम होगी, ठीक है, जितनी कंप्लाइंस कम होगी इतना आपका जो ब्लड होगा वो आपकी वेसल के अंदर प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा। तो आपका जो पल्स प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है, आपका जो पल्स प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा। जितनी वेसल नैरो होगी, जितनी आर्टरी नैरो होगी, आपकी जो वेसल है वो तंग होगी, उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। इस तरह आपने कहना है। लेकिन अगर आप जो बी वेसल है इसकी जो एटीएल कंप्लाइंस है, इसकी जो स्ट्रेच होने की एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो आपका जो 100 ml जो ब्लड है, अब इसके अंदर वो ब्लड प्रेशर कम जनरेट करेगा, ब्लड प्रेशर कम जनरेट करेगा ना, क्योंकि उसकी एक तरह से जो कंप्लाइंस बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। तो उसका ये जो ब्लड वॉल्यूम है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, पूरी इस ल्यूमन के अंदर एक तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कम जनरेट करेगा। जब प्रेशर कम जनरेट करेगा तो इसकी कंप्लाइंस ज्यादा है। जब प्रेशर कम जनरेट कर रहा है और कंप्लाइंस ज्यादा है तो आपने कहना इसका जो पल्स प्रेशर होगा वो कम होगा। तो इस तरह आपने कहना है कि यार जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपका पल्स प्रेशर, लेकिन ये जो पल्स प्रेशर ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है आपकी एट्रियल कंप्लाइंस की। अब मुझे जल्दी से बता दें कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है कि पल्स प्रेशर जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम पे कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपके एट्रियल कंप्लाइंस से कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हम आगे चलते हैं। सबको क्लियर हो चुका है? ठीक हो गया। अब हम आगे आते हैं और आगे जो है वो डिस्कस करते हैं कि आगे क्या सीन होता है। देखो आपने कहना है कि यार ये जो आपका पल्स प्रेशर होगा, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके जरिए आपका जो पल्स प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि हर वो कंडीशन जिसके जरिए आपकी जो वेसल्स होती हैं, आपकी जो पूरी ब्लड आपकी एक तरह से जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं, जितना उनके अंदर ज्यादा ब्लड प्रेशर जाएगा तो उतना ही क्या होगा, उतना ही उनके अंदर जो है पल्स प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसके जरिए आपका जो है वो पूरी ब्लड, आपकी पूरी जो बॉडी होती है उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड प्रेशर जनरेट होता है और आपका जो पल्स प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका जो पल्स प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। पहली जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से एओर्टिक रीगर्जिटेशन। कौन सी होती है? उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से एओर्टिक रीगर्जिटेशन। देखो ये आपकी एओर्टिक रीगर्जिटेशन क्या होता है, एओर्टिक स्टीनोसिस क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक चीज इंशाल्लाह आपको जो है वो एक्सप्लेन मतलब कि करूंगा। लेकिन आपकी वहां पे जो जितने मरमर्स भी आते हैं, मरमर्स भी हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ आपने अभी तक जो है वो एओर्टिक रीगर्जिटेशन के बारे में समझना है। एओर्टिक रीगर्जिटेशन का क्या सीन होता है? देखो एओर्टिक रीगर्जिटेशन का मतलब ये होता है कि जब आपका जो ब्लड होता है वो वापस किसी चैम्बर में चला जाता है। यानी कि क्या मतलब है? अब यहाँ पे हम एओर्टिक रिगर्जिटेशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें ये क्या है, ये आपका एक तरह से आपका डायरेक्ट में बनाता हूँ, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। और आपको पता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? इस लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एओर्टा निकलता है, ऐसे ही है ना, एओर्टा निकलता है, असेंडिंग एओर्टा जिसको कहते हैं। फिर मैंने आपको एंटीरियर एओर्टिक साइनस, पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस बताया था सारा, वो हम एक तरह से एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। अब जब आपका एओर्टा जो होता है जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो क्या होता है, इस एओर्टा के अंदर एक जो है वो वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। अब ये एओर्टिक वाल्व जो होती है ना, इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, इसका जो मुंह होता है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ होता है, इस तरह आपने इसको बनाना है। अब जब हम मरमर पढ़ेंगे ना, तो मरमर के दौरान जो आपके वाल्व्स होते हैं, जो हार्ड वाल्व्स होते हैं, उनकी एक तरह से प्रॉपर लोकेशन, उनकी जो शेप होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी एक तरह से उस रिगर्जिटेशन और आपके मरमर को समझने के लिए। मैं आपको सारा वो वहां पे बताऊंगा। सिर्फ आपने ये समझना है जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है उसकी जो कुछ जो शेप होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है, जबकि जो आपका माइट्रल वाल्व होता है उसकी शेप किस तरह होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। अब एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है? एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होता कुछ यूं है कि जो आपका एओर्टिक वाल्व है, ठीक है, जो आपका एओर्टिक वाल्व है वो सही तरह ओपन नहीं होता, ठीक है, यानी कि जो आपका एओर्टिक वाल्व है वो सही तरह ओपन नहीं होता, यानी कि जो आपका एओर्टिक वाल्व है वो मतलब कि सॉरी जो आपका एओर्टिक वाल्व है ना, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो सही तरह क्लोज नहीं होता, वो पूरा क्लोज नहीं होता। जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है वो ओपन रहता है। नॉर्मली इसको ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ओपन होना चाहिए एक मतलब एक कंडीशन के अंदर जो हम पढ़ेंगे। सिर्फ आपने ये समझना है
कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है वो पूरा क्लोज नहीं होता, वो ओपन ही रहता है। जब वो ओपन रहता है तो क्या होता है कि इससे जो ब्लड होता है, जो एओर्टा से जो ब्लड होता है, वो वापस आपका किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। हालांकि नॉर्मली आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आपकी एओर्टा से ब्लड नहीं आना चाहिए, ऐसे ही है ना, ठीक है। फिर वो आगे कंडीशन आ जाती है, लेकिन नॉर्मली आपने समझना है कि नॉर्मली क्या होता है कि एओर्टा से आपका जो ब्लड है वो वापस आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आपका एओर्टिक वाल्व किसी भी वजह से क्या हो जाता है, जब वो एकदम से ओपन होता है, वो पूरा क्लोज नहीं होता, तो आपकी एओर्टा से जो ब्लड होता है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है तो आपके क्या होता है कि ऊपर से जो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन का जो ब्लड होता है, ठीक है, जो डायस्टोल के दौरान वो भी आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपके एक तरह से हार्ट, जो आपका एक तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम से वापस आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर भी ब्लड आ रहा होता है। और आपके जो एक तरह से एओर्टिक वाल्व ओपन ना होने, एओर्टिक वाल्व पूरा क्लोज ना होने की वजह से, और आपका यहाँ पे जो ब्लड होता है ऊपर से भी आ रहा होता है, यानी कि आपके एओर्टा से भी ब्लड वापस आ रहा होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, और आपकी जो एक तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके थ्रू भी आपका जो ब्लड होता है वो भी आ रहा होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। तो एंड रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट ये होता है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है ना, इसके अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप मुझे ये बताएं, जो आपका हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जो आपका हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये अपने में से बहुत ज्यादा ब्लड को बाहर पंप करेगा। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब इसने आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से आपका ब्लड रिसीव करना था लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंडीशन में ये कितना रिसीव करता होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये 70 ml रिसीव करता होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब वो लेफ्ट एट्रियम से 70 ml तो रिसीव कर रहा है, लेकिन अब एओर्टिक वाल्व पूरा एक तरह से ओपन होने की वजह से, यानी कि पूरा क्लोज ना होने की वजह से, और ऊपर से भी ब्लड को रिसीव कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि ऊपर से जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन के बदले में वो आपका एक 30 ml रिसीव कर रहा है। कितना रिसीव कर रहा है, 30 ml। तो पूरा ब्लड अब कितना हो गया, अब आपका 100 ml हो गया। अब इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर अब आपका कितना ब्लड हो गया, आपका 100 ml हो गया। तो जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब ये 100 ml ब्लड को बाहर पंप करेगा, ठीक है। अब ये 100 ml ब्लड को क्या करेगा, बाहर पंप करेगा। जब ये 100 ml ब्लड को बाहर पंप करेगा तो आपकी पूरी बॉडी में जो है वो बहुत ज्यादा ब्लड जाएगा। जब पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड जाएगा तो आपकी जो रेडियल आर्टरी होती है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ब्लड जाएगा। जब रेडियल आर्टरी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड जाएगा तो क्या होगा, आपकी एक तरह जो पल्स प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहना है कि एओर्टिक रीगर्जिटेशन में क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है इसके अंदर जो ब्लड होता है वो नॉर्मल से ज्यादा आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा आ जाता है, क्योंकि एओर्टिक वाल्व पूरा प्रॉपर जो है वो क्लोज नहीं होता, वो ओपन रहता है, और नीचे से लेफ्ट एट्रियम से भी वो ब्लड को रिसीव कर रहा होता है। तो इस वजह से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड आ जाता है, और वो इतना बहुत ज्यादा ब्लड को आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो एक तरह से जो है वो पंप करता है। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में आपका क्या होता है, पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपका पल्स प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है। अब आते हैं आपके एक तरह से एओर्टिक स्टिफनिंग के अंदर, कि आपका जो एओर्टिक स्टिफनिंग होती है, ठीक है, एओर्टिक स्टिफनिंग होती है, इस एओर्टिक स्टिफनिंग के अंदर आपका पल्स प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है। देखो एओर्टिक स्टीनोसिस और है और एओर्टिक स्टिफनिंग और है। एओर्टिक स्टीनोसिस हम पढ़ेंगे उसमें पल्स प्रेशर कम होगा, एओर्टिक स्टीनोसिस में आपका जो पल्स प्रेशर होगा वो कम होगा, लेकिन एओर्टिक स्टिफनिंग में आपका पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि एओर्टिक स्टिफनिंग क्या होती है, ठीक है, एओर्टिक स्टिफनिंग क्या होती है। देखो फॉर एग्जांपल क्या है कि ये आपका एक तरह से है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, आपका एक तरह से एओर्टा निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, एओर्टा निकलता है। अब मैंने ये कहा कि जब जो आपकी एट्रियल कंप्लायंस होती है, एट्रियल कंप्लायंस मैंने क्या कहा था, एट्रियल कंप्लायंस मैंने ये कहा था कि जितनी आपकी वेसल स्ट्रेच हो सकती है, जितनी वो एक्सपेंड हो सकती है, उसको हम कहते हैं एट्रियल कंप्लायंस कहते हैं। लेकिन एओर्टिक स्टिफनिंग में क्या होता है, एओर्टिक स्टिफनिंग में ये होता है कि जो आपका एओर्टा होता है वो स्टिफ हो चुका होता है, यानी कि जो आपका एओर्टा होता है ना वो थोड़ा सा नैरो हो चुका होता है। अब एओर्टा से ये मुराद नहीं है कि आपका असेंडिंग एओर्टा, सकता है कि आपका डिसेंडिंग एओर्टा हो सकता है कि जनाब आपका जो थोरेसिक एओर्टा हो, ठीक है, थोरेसिक एओर्टा हो सकता है कि आपके एक तरह से एब्डोमिनल एओर्टा हो, ठीक है। ये सारी मतलब कि एओर्टिक जो है वो स्टिफ हो चुके हैं, यानी कि जब वो स्टिफ हो चुके हैं, जब यानी कि वो नैरो हो चुके हैं, जब वो नैरो हो चुके हैं तो उनकी एट्रियल कंप्लायंस क्या हो चुकी है, एट्रियल कंप्लायंस कम हो चुकी है। जब एट्रियल कंप्लायंस कम हो चुकी है तो मैंने क्या कहा था कि एट्रियल कंप्लायंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पल्स प्रेशर के, यानी कि जो पल्स प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट्रियल कंप्लायंस के। तो अब एट्रियल कंप्लायंस कम हो चुकी है तो अब आपका जो पल्स प्रेशर है वो भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा।
तो आपने कहना है अब इसका और भी कॉन्सेप्ट आते हैं इसके अंदर, लेकिन आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, यानी कि एयोटिक स्टिफनिंग में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये समझो कि एयोटिक स्टिफनिंग में आपका जो एयोटा होता है वो नैरो हो जाते हैं, आपकी जो एट्रियल कंप्लायंस होती है वो कम हो जाती है, और एट्रियल कंप्लायंस कम होने की वजह से आपको जो पल्स प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ये आपने समझना है। लेकिन आगे आएगा आपके एक तरह से एयोटिक स्टीनोसिस। एयोटिक स्टीनोसिस में पता क्या होता है, एयोटिक स्टीनोसिस में जो आपका एयोटिक वाल्व होता है ना, एयोटिक वाल्व वो बिल्कुल नैरो हो जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है तो इससे जो ब्लड होगा आप वापस आपका एयोटा में नहीं जाएगा। जब ब्लड आपके एयोटा में नहीं जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कम हो जाएगा और पल्स प्रेशर भी कम हो जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ आपको एयोटिक स्टिफनिंग का पता होना चाहिए कि इसके अंदर पल्स प्रेशर कैसे जो है वो कम होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा। अब उसने मजीद जो लिखा हुआ है वो होता है आपका एक तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है, कौन सा होता है, वो होता है आपका एक तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का क्या मतलब होता है। अब आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है, ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका एक तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सिर्फ आपने कहना जब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका मतलब कि आपका जो पूरी बॉडी होती है, लाइक जो पेशेंट होता है ना, इसके जो मसल्स होते हैं, इसके जो लिंगुअल मसल्स होते हैं और लेरेंजियल मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जब वो वीक हो जाते हैं तो वो प्रॉपर जो वो सांस नहीं लेता। जब वो प्रॉपर सांस नहीं लेता ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर एक हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है। जब हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है तो उसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, आपने समझना है कि उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपको पता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कैटेकोलामाइंस की प्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है, कैटेकोलामाइंस जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन करवाता है। कैटेकोलामाइन से क्या मुराद है, आपकी एपिनेफ्रिन, ठीक है, आपकी एपिनेफ्रिन है, आपकी एक तरह से नॉर एपिनेफ्रिन है, आपका डोपामाइन है। इनकी क्या करवाता है, इनकी मतलब कि हम प्रोडक्शन इनको हम जो फार्मा हम जब हमने पढ़ी थी तो फार्मा में हमने डिटेल से पढ़ा था इन सब का क्या सीन होता है। सिर्फ आपने कहना है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी होगा, हाइपोक्सिया होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से कैटेकोलामाइंस की प्रोडक्शन होगी, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। यही एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन जो आपके हार्ट होता है, ठीक है, जो आपके हार्ट होते हैं वहां पे बीटा वन रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, बीटा वन रिसेप्टर। अब उस बीटा वन रिसेप्टर को क्या करते हैं, जाके स्टिमुलेट करते हैं। जब बीटा वन रिसेप्टर आपके हार्ट के ऊपर जब स्टिमुलेट होंगे तो आपका हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपका हार्ट रेट ज्यादा होगा। जब हार्ट रेट ज्यादा होगा तो वो अपने में से ज्यादा ब्लड को पंप करेगा। जब वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करेगा तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड ज्यादा जाएगा तो आपका पल्स प्रेशर क्या होगा, आपका पल्स प्रेशर ज्यादा होगा। साथ ये जो कैटेकोलामाइंस होते हैं जो आपके अल्फा रिसेप्टर होते हैं, अल्फा वन रिसेप्टर हमने पढ़े थे, जो आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं, जब वो ब्लड वेसल्स के ऊपर आपके कैटेकोलामाइंस एक्ट करेंगे तो ब्लड वेसल्स को क्या करवाएंगे, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ब्लड वेसल्स को नैरो करवाएंगे। जब ब्लड वेसल्स को नैरो करवाएंगे तो एट्रियल कंप्लायंस क्या होगी, कम होगी। जब एट्रियल कंप्लायंस कम होगी तो पल्स प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये आपके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, कैटेकोलामाइंस की प्रोडक्शन होती है, बीटा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट होने से आपका हार्ट रेट ज्यादा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करेगा। साथ आपके अल्फा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, अल्फा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट होने की वजह से आपकी जो वेसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब आपकी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, वो स्टिफ होंगी, उनकी एट्रियल कंप्लायंस कम होगी, उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा तो आपका पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई होप सो कि आपको जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी की समझ आ चुकी होगी। दूसरा इसका एक और भी कॉन्सेप्ट होता है, जब आपका हाइपोक्सिया होता है ना, ठीक है, यानी कि जब आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी होता है तो आपको हाइपोक्सिया होता है। तो हाइपोक्सिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया में ये होता है कि जो आपका मतलब कि जो आपका होता है किडनी होता है, ठीक है, जो आपका किडनी होता है, किडनी को कम ब्लड जाता है। जब किडनी को कम ब्लड जाता है तो वहां से भी क्या होता है कि आपकी एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होती है। ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करते हैं, आपकी बोन मैरो के पास जाते हैं, ठीक है, बोन मैरो के पास जाते हैं, वहां से ब्लड जो है उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाते हैं। जब ब्लड ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा आएगा। जब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपका पल्स प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है कि जनाब आपका जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कैसे कैसे किस तरह से कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके जरिए आपको जो पल्स प्रेशर उसको ज्यादा करवा सकता है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी समझ लेना है। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि आपके एक तरह से कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म।
ठीक है। एक होता है आपका अनीमिया होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, अनीमिया होता है। एक कंडीशन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, कि इन दोनों कंडीशन के अंदर जनाब आपका एक तरह से जो पल्स प्रेशर होता है वो कैसे इंक्रीज होता है। देखो हम इसको जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म को हम पढ़ेंगे डिटेल से एंडोक्राइन सिस्टम में। आपने सिर्फ ये समझना है कि यार हाइपरथायरॉयडिज्म जब होता है ना, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो है वो जो आपके T3 और T4 हार्मोन है, ठीक है, यानी कि आपके जो T3 और T4 हार्मोन होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। जब इनकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है ना, तो ये क्या करते हैं, ये जो आपके हार्ट के आपके जो हार्ट के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जो आपके हार्ट के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं, इनको ज्यादा सेंसिटाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा सेंसिटाइज कर देते हैं, यानी कि इनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव कर देती हैं। किसके जरिए सेंसिटिव कर देते हैं, ये जो आपके कैटेकोलामाइंस मैंने आपको बताए थे, ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाले एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बताए थे, इनके लिए ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव कर देते हैं। जब ये और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन आपके बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आके स्टिमुलेट होता मतलब एक्ट करते हैं। जब ये बहुत ज्यादा एक्ट करते हैं, तो आपका हार्ट रेट ज्यादा होता है। जब आपका हार्ट रेट ज्यादा होता है, तो वो अपने में से और ज्यादा ब्लड को पंप करता है, तो आपका जो पल्स प्रेशर होता है वो भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपने कहने का हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके T3 और T4 ज्यादा होता है। T3 और T4 क्या करते हैं, आपके हार्ट के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं उनको ज्यादा सेंसिटाइज करते हैं, और साथ वो क्या करते हैं, आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन को भी ज्यादा करवाते हैं। ठीक है, जब एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन की ज्यादा प्रोडक्शन करवाएंगे, साथ जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर को ज्यादा सेंसिटाइज कर देंगे, ज्यादा सेंसिटाइज कर देंगे, तो ये आपके इसके ऊपर ज्यादा आके लगेंगे आपके बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर, तो आपका हार्ट रेट ज्यादा होगा। हार्ट रेट ज्यादा होने की वजह से पल्स प्रेशर ज्यादा होगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अब हम आगे आते हैं और अनीमिया को डिस्कस करते हैं। देखो अनीमिया में क्या होता है, अनीमिया में सिंपल आपने ये कहना है, ठीक है, इसमें आपका जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपने सिंपल ये कहना है, यानी कि उसमें तो प्रॉपर हीमोग्लोबिन होती है कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो 13.5 से कम होता है मेल के अंदर, और 12.5 का जो है वो कम होता है आपके फीमेल के अंदर। लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझो कि अनीमिया में क्या होता है, कि अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जनाब आपका पल्स प्रेशर अनीमिया में कैसे इंक्रीज होता है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अनीमिया को हम हीमाटोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपने कहना कि यार अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना वो कम हो जाता है। सिर्फ आपने ये समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना वो कम हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है ना, और आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, अगर हम हीमोग्लोबिन की तरफ आए, तो आपकी हीमोग्लोबिन भी क्या होती है, कम होती है। जब आपकी हीमोग्लोबिन कम होती है या आप कह लें ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो जो आपकी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं, उनकी तरफ जो ब्लड है, ठीक है, उनकी तरफ जो ब्लड है, जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। उनकी तरफ ब्लड जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। जब उनकी तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, यानी कि अब आपके जो टिश्यू होंगे वो क्या फील करेंगे, वो हाइपोक्सिया फील करेंगे, ठीक है। क्यों हाइपोक्सिया फील करेंगे, क्योंकि अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन ने क्या करना होता है, इसने जनाब ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, और ऑक्सीजन को कैरी करके इसने क्या करना होता है, इसने जनाब आपके डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यू के पास लेकर जाना होता है, और आपके जो टिश्यू होते हैं इनको मतलब कि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है और वो काम करते हैं, ऐसी है ना। लेकिन अनीमिया में तो हीमोग्लोबिन कम है। जब हीमोग्लोबिन कम है तो इसका मतलब अब आपके टिश्यू को जो ऑक्सीजन है वो भी कम मिलेगी। जब आपके टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो आपके टिश्यू को कौन सी कंडीशन फील होगी, हाइपोक्सिया वाली। जब हाइपोक्सिया वाली कंडीशन फील होगी, तो याद रखें हाइपोक्सिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया में आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होता है, आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि आपके टिश्यू जो है वो हाइपोक्सिया फील करेंगे, और वो आपके हार्ट को मैसेज देंगे, भाई हार्ट को मैसेज देंगे कि हमें जो है वो तरह से कम ऑक्सीजन मिल रही है, हमें कम ऑक्सीजन मिल रही है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो आप अपने रेट को ज्यादा करो, यानी कि वो हार्ट को कहेंगे यार अपना हार्ट रेट ज्यादा करो, ताकि हमारे पास जो ब्लड है वो ज्यादा से ज्यादा है, और हमें जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा मिली। जब हाइपोक्सिया होगा, टिश्यू मैसेज देंगे आपके हार्ट को, हार्ट रेट ज्यादा होगा, हार्ट रेट ज्यादा होने की वजह से ये अपने में से जो ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम को मतलब कि कुछ ज्यादा पंप करने की कोशिश करेगा। जब ब्लड वॉल्यूम को ज्यादा पंप करने की कोशिश करेगा, तो आपके वेसल्स के अंदर ब्लड ज्यादा आएगा, और आपके वेसल्स के अंदर ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जनाब आपका एक तरह से पल्स प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि अनीमिया के अंदर जो है वो आपका पल्स प्रेशर इस तरह इंक्रीज होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपके किस तरह कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आपको जो पल्स प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। दूसरा उसने बताया हुआ है आपका एक्सरसाइज, ठीक है, कौन सी एक तरह से कंडीशन होती है, एक्सरसाइज, क्योंकि आपको पता है कि एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है
कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपके कैटेकोलामाइंस की प्रोडक्शन होती है बीटा 1 रिसेप्टर और अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर। ये वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एक्सरसाइज में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपकी कैटेकोलामाइंस की ज्यादा प्रोडक्शन होती है और आपका बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो ज्यादा एक्ट कर, उनके ऊपर जो है वो कैटेकोलामाइंस एक्ट करते हैं, बीटा अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर ज्यादा एक्ट करेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा हार्ट रेट इंक्रीज होगा और ब्लड वेसल्स की जो कंप्लाइंस है वो भी कम होगी क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से, और आपको जो पल्स प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मजीद मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप सो कि ये जो सारी कंडीशन है जिसके अंदर आपके पल्स प्रेशर ज्यादा होते हैं वो आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो पल्स प्रेशर होता है, ठीक है, जो पल्स प्रेशर होता है वो कम होता है। देखिए, हर वो कंडीशन जिसके अंदर आपका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो आपके मतलब कि पूरी बॉडी को कम जाता है, उसके अंदर क्या होगा, आपको जो पल्स प्रेशर होगा वो कम होगा, ऐसे ही है ना। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जनाब जिसके अंदर आपका जो ब्लड होता है वो आपके हार्ट से आपकी पूरी बॉडी की तरफ कम जाता है और आपका पल्स प्रेशर कम हो जाता है। पहली कंडीशन जो उसने बताई हुई है वो होता है आपके एओर्टिक स्टीनोसिस। कौन सा होता है, आपकी एक तरह से एओर्टिक स्टीनोसिस। मैंने कहा था कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में जो ब्लड होता है वो ज्यादा जाता है तो पल्स प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन एओर्टिक स्टीनोसिस में क्या होता है, ठीक है, एओर्टिक स्टीनोसिस में क्या होता है कि आपका जो एओर्टा होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ऊपर आपका क्या होता है, आपका एओर्टा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक तरह से एओर्टिक वाल्व होता है। अब एओर्टिक वाल्व जब बिल्कुल नैरो हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, वो बिल्कुल ओपन ही नहीं होता, ठीक है। रीगर्जिटेशन में आपका जो हार्ट, आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो मतलब कि प्रॉपर क्लोज नहीं होता, ठीक है, वो प्रॉपर क्लोज नहीं होता, वो मतलब कि पूरा बंद नहीं होता। लेकिन आपका एओर्टिक स्टेनोसिस में आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है, वो मतलब कि आप कह लें कि वो हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। जब वो क्लोज हो जाता है तो अब आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो यहाँ से ब्लड को बाहर पंप नहीं कर सकेगा। जब ब्लड को बाहर पंप नहीं कर सकेगा तो आपकी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगी, जो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगी इसके अंदर ब्लड कम जाएगा। जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड कम जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक जो पल्स प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कहना एओर्टिक स्टेनोसिस में इस तरह आपका जो पल्स प्रेशर होता है वो कम होता है। अब आता है आपके एक तरह से कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, ये कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये आगे शॉक आएंगे, शॉक इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी में भी आपके शॉक आते हैं, जहां मर्जी चले जाओ आपके शौक हर जगह पे आते हैं, चाहे वो सर्जरी हो चाहे किसी की तो आपकी सिस्टम की पैथोलॉजी है, तो आपके जो है शौक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह शौक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपके सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इमरजेंसी जो इसमें ड्रग्स वगैरह आती है उससे भी हम पढ़ेंगे, और मतलब कि आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी पढ़ेंगे। तो आपने सिर्फ अभी तक ये समझना है कि कार्डियोजेनिक शौक क्या होता है। सिर्फ आपने कहना है यार कार्डियोजेनिक शौक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपका हार्ट होता है ना, ठीक है, वो हार्ट फेल हो जाता है, यानी कि वो आपका हार्ट जो है वो पूरा ब्लड को पंप नहीं करता, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं करता, तो आपका जो सारे के सारे जो ब्लड होता है वो आपके हार्ट के अंदर ही एक तरह से अकोमुलेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे जो ब्लड होता है वो आपके हार्ट के अंदर अकोमुलेट हो जाता है। आपने कहना है कि कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि आपका हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट पंप नहीं करता, सारे के सारा जो ब्लड होता है वो आपके हार्ट के अंदर अकोमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी की तरफ नहीं जाता, और आपकी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है इसके अंदर ब्लड कम जाता है। जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ही ब्लड कम जाएगा तो आपका पल्स प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कार्डियोजेनिक शॉक में समझना है। कार्डियोजेनिक शॉक को हम एक तरह से कोल्ड शॉक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका कोल्ड शॉक भी कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। कोल्ड शॉक कहते हैं और आपका वार्म शॉक किसको कहते हैं। ठीक है, किसी को पता है कि वार्म शॉक किसको कहते हैं। ठीक है, जो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका सेप्टिक शॉक होता है, ठीक है, जो सेप्टिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक को हम क्या कहते हैं, आपका वार्म शॉक भी कहते हैं, और कार्डियोजेनिक शॉक को हम कोल्ड शॉक भी कहते हैं। इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से वहां पे। तो ये होता है आपके एक तरह से वार्म शॉक, सेप्टिक शॉक, और कार्डियोजेनिक शॉक को कोल्ड शॉक भी कहते हैं। इसमें जो कार्डियोजेनिक शॉक में जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। वार्म शॉक में जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसका जो जिस्म होता है ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है। तो ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका कार्डियोजेनिक शॉक। और एक और कंडीशन उसने बताई हुई है एडवांस्ड हार्ट फेलियर। ठीक है, यानी कि हार्ट फेलियर में वही कॉन्सेप्ट आ गया कि आपका हार्ट जो होता है वो फेल हो जाता है, वो पंप नहीं करता। जब उसने पंप ही नहीं करता तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कम जाता है और आपका जो पल्स प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे ये बताएं कि आपको जो पल्स प्रेशर है, अब आपको पल्स प्रेशर में कोई भी कंफ्यूजन रहेगी या आपको जो है वो फिर भी जो है वो कोई डाउट वगैरह है। हाँ जी, मतलब कि यहाँ तक किसी को है। नहीं नहीं बेजार, यूरिन आउटपुट लो नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जो आप बीपी लो, कोल्ड स्किन, यूरिन आउटपुट नहीं होगा, इसमें जो है वो और चीज होते हैं।
कहाँ कार्डिक टेम्पोनेट का लिखा हुआ है। देखो कार्डिक टेम्पोनेट में क्या होता है, ये कार्डिक टेम्पोनेट आएगा आगे। इस कार्डिक टेम्पोनेट में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये समझो आपका हार्ट है। अब इस हार्ट में क्या होता है कि मैंने आपको बताई थी कि एक होती है आपकी विजरल पेरिकार्डियम, हमने तो डिस्कस किया था कि आपकी दो लेयर होती है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है और आपकी एक सीरस पेरिकार्डियम होती है। फिर सीरस पेरिकार्डियम के एक मतलब कि आपकी विजरल पेरिकार्डियम होती थी और आपकी एक तरह से होती थी आपके दूसरी आपकी पेराइटल पेरिकार्डियम होती थी। वो लेयर जो आपके हार्ट के साथ होती थी वो कौन सी होती है, वो जनाब आपका एक तरह से विसरल पेरिकार्डियम होती है। और जो इसके बाहर होती है इसको हम कहते हैं आपकी तरह से पेराइटल पेरिकार्डियम। अब जो आपकी इन दोनों के दरमियान स्पेस होती है, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। इस पेरिकार्डियल स्पेस में क्या होता है कि आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है, आपका क्या होता है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। नॉर्मली ये फ्लूइड होना जरूरी है क्योंकि ये आपके हार्ट को जो है वो प्रॉपर फ्रिक्शन से बचाता है, आपके हार्ट को मतलब कि फ्रिक्शन से बचाता है, प्रॉपर रप्चर होने से बचाता है, ठीक है, ये मैंने आपको वहां पे बताया था। लेकिन कभी कभार ये होता है कि आपका जो पेरिकार्डाइटिस हो जाता है या कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी पेरिकार्डियल स्पेस है इसके अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब इसके अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, देखो एक मैं आपको यहाँ पे डिटेल से यहाँ बताता हूँ। एक होता है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, ठीक है, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट होता है, और एक होता है पेरिकार्डियल अफ्यूजन, ठीक है, पेरिकार्डियल अफ्यूजन होता है। एक पेरिकार्डियल टेम्पोनेट होता है, एक होता है पेरिकार्डियल अफ्यूजन। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट और पेरिकार्डियल अफ्यूजन दोनों कंडीशन के अंदर आपकी पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड अकोमुलेट होगा। लेकिन पेरिकार्डियल अफ्यूजन एक ऐसी कंडीशन होती है, पेरिकार्डियल अफ्यूजन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो है वो एकदम से आपके पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है। और आपका जो हार्ट होता है वो पंप नहीं करता, ठीक है, आपका जो हार्ट होता है वो एक तरह से पंप नहीं करता। लेकिन पेरिकार्डियल टेम्पोनेट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका जो है वो ऐसा आपका जो फ्लूइड होता है वो पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर अकोमुलेट होता रहता है। और आपका जो हार्ट होता है वो बहुत लेट जाके एक तरह से वो फेल हो जाता है आपके एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो जब हम पेरिकार्डियल टेम्पोनेट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे वहां पे हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि पेरिकार्डियल अफ्यूजन और टेम्पोनेट में क्या फर्क होता है, क्योंकि ये टॉपिक आएगा आगे और इसको हमने डिटेल से पढ़ना भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। सिर्फ आपने कहना कि पेरिकार्डियल टेम्पोनेट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जो है वो फ्लूइड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। जब इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है किसी भी वजह से, तो आपका जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है। जब इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है तो ये क्या होता है, ये प्रॉपर डायस्टोल नहीं होता, ठीक है, ये प्रॉपर से रिलैक्स नहीं होता, इसमें सिस्टोल हो रहा होता है लेकिन ये प्रॉपर डायस्टोल यानी कि प्रॉपर रिलैक्स नहीं होता। जब आपका हार्ट प्रॉपर डायस्टोल नहीं होगा, प्रॉपर रिलैक्स नहीं होगा, तो अब इसके अंदर जो है वो ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी कम आएगा। ऐसे ही है ना, जब ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि जब इसने एक्सपैंड होना होता है तो तभी इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम आएगा पूरी बॉडी से। लेकिन अब आपका जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो ये डायस्टोल कम होगा, ये रिलैक्स कम होगा, ये कम एक्सपेंड होगा, तो इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम भी कम आएगा। जब ब्लड वॉल्यूम ही कम आएगा तो ये अपने में से ब्लड वॉल्यूम को बाहर पंप भी कम कर सकेगा। जब ब्लड वॉल्यूम को ही कम बाहर पंप कर सकेगा तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम जाएगा, तो आपकी जो पल्स प्रेशर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। सिर्फ आपने कहना कि पेरिकार्डियल टेम्पोनेट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जो है वो फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है। ये जो फ्लूइड होता है ये जनाब आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है और आपके हार्ट को रिलैक्स नहीं होने देता। जब आपका हार्ट रिलैक्स ही नहीं होगा तो इसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो कम आएगा। जब इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम ही कम आएगा तो क्या होगा, क्योंकि डायस्टोल में आपका जो ब्लड होता है, मैंने आपको बताया था कि डायस्टोल में आपका जो हार्ट होता है वो ब्लड को रिसीव करता है और सिस्टोल में वो एक तरह से पंप करता है। तो जब डायस्टोल ही नहीं होगा, प्रॉपर डायस्टोल ही नहीं होगा, तो ये ब्लड को कम रिसीव करेगा। जब ये ब्लड को कम रिसीव करेगा तो इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होगा। जब वो ब्लड वॉल्यूम ही कम होगा तो सिस्टोल के दौरान ड्यूरिंग सिस्टोल ये अपने में से कम ब्लड वॉल्यूम को बाहर पंप करेगा, तो आपका एक तरह से सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होगा और पल्स प्रेशर भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने कहना। हाँ जी यूसुफ, समझ आ गई इसकी कार्डिक टेम्पोनेट। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि आगे क्या सीन होते हैं। आई होप सो कि यार अब आपको जो है वो पल्स प्रेशर, पल्स रेट और इन चीज़ों में कोई भी जो है वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये इसलिए मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। अब आगे आती हैं और आगे है आपका टॉपिक मीन आर्टीरियल प्रेशर। क्या आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा आपका एक तरह से मीन आर्टीरियल प्रेशर। क्या आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है।
क्या होता है आपके एक तरह से मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर, देखो ये जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है ना, इसमें आपका एक मतलब कि एमसीक्यूज आता है इसका जो है वो फार्मूले के लिहाज से। यानी कि आपके जो वेसल्स होती हैं, आपकी जो आर्टरीज होती हैं, इसके अंदर एवरेज जो है वो ब्लड प्रेशर कितना रहता है, ठीक है। सिर्फ अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझे ये बताएं कि जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है, जिसको मैप भी कहते हैं, ये नॉर्मली कितना होता है, आपका एवरेज ब्लड प्रेशर आपकी आर्टरी के अंदर कितना होता है, तो आपने कहना कि यार 93 मिलीमीटर मर्करी। कितना होता है आपका? 93 मिलीमीटर मर्करी होता है। ये आपने पहला एमसीक्यू याद रखना है, ठीक है। पहले आपने कहना है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर जो ऐसा प्रेशर होता है जो एवरेज यानी कि जो नॉर्मल आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, और वो कितना होता है? वो आपका 93 मिलीमीटर मर्करी होता है। अब इसका जो है वो एक तरह से फार्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला आपको जब आएगा तो आप जिस तरह न्यूमेरिकल होते थे, मैट्रिक में न्यूमेरिकल होते थे और आपके वहां पे कुछ फार्मूले होते थे, उस फार्मूले के जरिए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते थे। तो इस तरह एक न्यूमेरिकल आपको आएगा और वो आपको कहेंगे कि जनाब आप मैप जो है वो निकाल के दें इस पेशेंट का मीन आर्टीरियल प्रेशर निकाल के दें। तो आपको मीन आर्टीरियल प्रेशर का पता चल गया। अब हम आगे आते हैं जो मैप है इसके फार्मूले के ऊपर कि मैप का फार्मूला क्या है। आपने कहना है कि मैप का जो फार्मूला सिंपल आपने जो याद रखना है ना, वो होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 आपका पल्स प्रेशर, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 आपका पल्स प्रेशर होता है। आपकी बुक के ऊपर और भी फार्मूले लिखे हुए हैं इसके, लेकिन आपने ये सिंपल ये याद रखना है। पहले आपने याद रखना है मीन आर्टीरियल प्रेशर होता क्या है, ये नॉर्मली कितना होता है, ये आपने याद रखना है। फिर आपने इसके फार्मूले के ऊपर आ जाना है कि इसका फार्मूला क्या होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 आपका पल्स प्रेशर, इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब आपको पता है कि आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 होता है ना, 80 मिलीमीटर मर्करी होता है। और आपका जो पल्स प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 40 होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तकरीबन आपका जो है वो 93 आ जाता है, ठीक है। आपका 93 मिलीमीटर मर्करी आ जाता है। अब जो है वो कैलकुलेटर से इसे सोल्व भी कर सकते हो। तो ये आपका कितना आता है, आपका 93 मिलीमीटर मर्करी आता है। तो आपने इसको लाजमी और लाजमी नोट करना है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम पुट करेंगे प्लस 40 को हम पुट करेंगे 1/3, आपका 93 जो मिलीमीटर मर्करी आपका क्या आ जाएगा, आपका पल्स प्रेशर सॉरी मैप आ जाएगा। तो इस तरह आपके जो वो मतलब कि आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको देंगे, फिर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देंगे, ठीक है, और पेशेंट का पल्स प्रेशर भी आपको देंगे। फिर वो कहेंगे कि इस पेशेंट का मैप निकाल के दें। तो आपको जो इस फार्मूले से आपको आना चाहिए। और नॉर्मल के क्या होता है, और ये आपको जो 3-4 चीजें मैंने इसके बारे में आपको बताई हैं, वो आपको लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी मैप के बारे में। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं आपकी जो टर्म्स होती है उसको हम कहते हैं, अभी तक हमने 4 टर्म्स को डिस्कस किया है। अब हम आगे आते हैं और जो 5वें नंबर पे टर्म है जिसको हम कहते हैं आपकी कार्डियक आउटपुट, ठीक है। कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि कार्डिक आउटपुट क्या होती है, ठीक है। यानी कि कार्डिक आउटपुट, देखो आपने कहना है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्डिक आउटपुट क्या होती है। आपने कहना है कि अमाउंट ऑफ ब्लड, ये कार्डिक आउटपुट के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अक्सर आपको नहीं पता होता। आपने ये कहना है कि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल्स। अक्सर बच्चे ये समझते हैं, अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि कार्डिक आउटपुट वो वाला ब्लड होता है जो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है। नहीं, आपने कहना है कि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल जितना ब्लड आप हार्ट से बाहर फेंकेंगे आपकी बॉडी की तरफ इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आपने कहना है कि अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, यानी कि कार्डिक आउटपुट क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय, इजेक्टेड यानी कि वो बाहर पंप करते हैं, इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल्स, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर दोनों वेंट्रिकल्स जितना ब्लड को बाहर पंप करेंगे, यानी कि 60 सेकंड के अंदर, ठीक है, जितना ब्लड को बाहर पंप करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जनाब कहेंगे आपकी कार्डिक आउटपुट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये समझते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जितना ब्लड को बाहर पंप करेगा उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ऐसा नहीं है। आपने कहना है कि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स की कितने, कौन से टाइम ड्यूरेशन के दौरान, आपने कहना है 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड के अंदर, उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। अब जो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट होता है ये कितना होता है, आपको पता है कि हमारा जो बॉडी होती है इसके अंदर एवरेज जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 5 लीटर होता है। तो आपने कहना है जो कार्डिक आउटपुट होगा ये भी कितना होगा, आपका 5 लीटर होगा। कितना होगा, ये आपका 5 लीटर होता है। ये अब ये 5 लीटर कैसे आता है, इसको हम जो है वो फार्मूले से प्रूव भी करेंगे।
सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना है, इसको ये समझना है। फिर आपने कहना नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कितना होता है, आपने कहना 5 लीटर। फिर आपने इसकी जो तीसरी टर्म्स के ऊपर आना है कि इसकी जो है वो एक तरह से फार्मूला क्या है। तो आपने कहना जो कार्डिक आउटपुट होता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। ठीक है, तो जी आपने कहना है कि जो कार्डिक आउटपुट है इसको हम कैसे जो है वो एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका नहीं कहना स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम हार्ट रेट से एक तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हम क्या करेंगे, हम आपके एक तरह से जो कार्डिक आउटपुट है उसको जो है वो निकाल सकते हैं। अब ये जो आपका मतलब कि आपकी जो एक तरह से 5 लीटर जो ब्लड आया है यानी कि कार्डिक आउटपुट, ये कैसे आया है। ठीक है, तो इसको हम अब जो कार्डिक आउटपुट है इसकी तरफ हमें दोबारा आना है, इसकी तरफ हम दोबारा आएंगे इस कॉन्सेप्ट की तरफ। सिर्फ अभी तक आपने इसकी डेफिनेशन समझनी है जी, इसकी नॉर्मल अमाउंट को समझना है और आपके फार्मूले को याद करना है। अब इसकी तरफ हम दोबारा आएंगे, लेकिन इससे पहले हम पहले स्ट्रोक वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, यानी कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये क्या होता है। ठीक है, जो छठे नंबर पे टर्म आएगी वो होती है आपकी तरह से स्ट्रोक वॉल्यूम के, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। देखो आपने कहना है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल्स इन ए सिंगल बीट। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ऐसा अमाउंट ऑफ ब्लड है जो दोनों वेंट्रिकल जो है वो एक तरह से पंप करते हैं एक बीट के अंदर। ठीक है, यानी कि जितना आपका हार्ट एक बीट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके हार्ट से जितना ब्लड बाहर निकलेगा उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन 60 सेकंड के सॉरी 1 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर जितना आपके वेंट्रिकल्स ब्लड को बाहर पंप करते हैं उसको कार्डिक आउटपुट कहते हैं। लेकिन एक बीट के अंदर, ठीक है, पर बीट के अंदर आपका जो हार्ट है वो अपने में से कितना ब्लड को बाहर पंप करता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने कहना स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, ये क्या है आपके तरह से अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल्स। बोथ वेंट्रिकल्स आपने लाजमी लिखना है क्योंकि अक्सर ये समझे सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ऐसा नहीं है। बोथ वेंट्रिकल्स इन ए सिंगल बीट। ठीक है, इन ए सिंगल बीट, पर बीट के अंदर, सिंगल बीट के अंदर, ठीक है, जितना आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा उसको हम कहेंगे आपकी एक तरह से स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि एक बीट के अंदर जितना दोनों वेंट्रिकल्स बाहर ब्लड को पंप करेंगे उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब ये जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ये कितना होता है और इसका प्रॉपर जो है वो एक फार्मूला क्या है, तो आपने कहना ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसका फार्मूला ये होता है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को जब हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से एक तरह से जो है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। अभी तक आपने ये समझना है कि जो आपका आपका एक तरह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो आपका नॉर्मल जो होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो हम मतलब के समझ लें उनके अंदर आपका 140 ml होता है, और जो एंड स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो आपका 70 ml होता है। ये हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड स्ट्रोक वॉल्यूम को पढ़ेंगे। सिर्फ आपने अभी तक आपने स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन को समझना है, स्ट्रोक वॉल्यूम के फार्मूले की तरफ आना है, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है 140 ml, और एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml, 70 ml जी आपका होता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 ml होगा। कितना होगा, आपके नॉर्मल जो मतलब के होते हैं, जो नॉर्मल हम मतलब के लोग होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, इनके अंदर आपका जो हार्ट है, इनके अंदर जो आपका हार्ट है ये एक बीट के अंदर कितना बाहर ब्लड को पंप करेगा वो आपका 70 ml होगा। कितना होगा, 70 ml होगा। और फिर जब ये 1 मिनट के अंदर जब वो कितना ब्लड को बाहर पंप करेगा वो आपका 5 लीटर होगा। कितना होगा, आपका 5 लीटर होगा। ये आपने समझा है। अब यानी कि अब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका होता है 70, ठीक है, 70 ml होता है। और जो आपका हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट नॉर्मल पेशेंट के अंदर कितना होता है, तकरीबन 70 to 72 होता है, ऐसे ही है ना, हार्ट रेट 70 to 72 होता है। अब जब हम इनको एक तरह से जो है वो मल्टीप्लाई करें, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, ये तकरीबन आपका आ जाता है 5040, ऐसे ही है ना, ये इतना ही आ जाता है आई थिंक। मतलब कि आपका कितना आएगा, क्योंकि 70 ml है, ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, ठीक है। और आपकी जो हार्ट रेट है ये कितना होता है, ये 70 बीट्स पर मिनट होती है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका तकरीबन जो है वो 540 आ जाता है, ठीक है। जब ये 540 आ जाता है तो जब हम इसको, ये ml है, तो जब हम इसको लीटर में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका राउंड अबाउट जो होता है ना, ये आपका 5.4 आ जाता है। तो राउंड अबाउट करके ये आपका 5 लीटर आ जाता है। कितना आ जाता है आपके तरफ से, 5 लीटर आ जाता है।
यानी कि 70 ml होगा, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, उसको हम 70 बीट पर मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही है, क्योंकि ये हमने मतलब कि आपको हार्ट रेट का पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है हम मैंने अभी आपको बताया, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 540 ml आता है। जब इसको जो है वो हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपका राउंड अबाउट 5 लीटर तक आ जाता है। तो ये आपने कहना है कि इस तरह जनाब आपका जो कार्डिक आउटपुट होता है, जो आपका 1 मिनट के अंदर जो हार्ट जो है वो बाहर ब्लड को पंप करेगा, वो आपका 5 लीटर होता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। कार्डिक आउटपुट की आपकी जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, उनका फार्मूला और सारी चीजें और इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो आपको लाजमी और लाजमी जो है वो पता होनी चाहिए हर स्टूडेंट को। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि आगे क्या सीन होता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि आगे क्या सीन होता है। तो हम अच्छा, तो मतलब कि यहाँ तक मतलब कि आपको क्लियर हो चुका है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम भी हो गया। हम अपनी 6 जो कंडीशंस है वो हमने जो है वो एक तरह से डिस्कस कर ली थी। अच्छा, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि जो कार्डिक आउटपुट होता है ना, अब हम कार्डिक आउटपुट, आपके बुक के ऊपर एक चीज लिखी हुई है कि जो अर्ली एक्सरसाइज होती है, ठीक है, यानी कि जो अर्ली एक्सरसाइज होती है उस दौरान जो कार्डिक आउटपुट होता है, जो उस दौरान जो कार्डिक आउटपुट होता है वो मेंटेन होता है। यानी कि उस दौरान कौन कौन सा कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करते हैं, वो होता है आपका एक तरह से हार्ट रेट, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट, और आपका जो है वो इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो मेंटेन करते हैं। ये आपकी कब होती है, जब आप जो है वो अर्ली एक्सरसाइज करते हो, यानी कि आप जो है वो तकरीबन 1 घंटा जो है वो दौड़ते हो, तकरीबन 1 घंटे की जो आप जो है वो मतलब कि एक्सरसाइज करते हो 1 घंटे की, ठीक है, जो पहला आप समझ लो कि पहले 20 मिनट के अंदर आपको जो कार्डिक आउटपुट होगा वो आपका हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों मेंटेन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी लेट एक्सरसाइज होगी, ठीक है, जो आपकी तरफ से लेट एक्सरसाइज होगी, इस लेट एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा कि जो आपका हार्ट रेट होगा, जो आपका कार्डिक आउटपुट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट रेट ही मेंटेन करेगा, जबकि जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि वो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल, मतलब वो बिल्कुल प्लेटू फेज में आ जाएगा। प्लेटू फेज क्या होता है, यानी कि वो बिल्कुल जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना वो मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा, वो ना ज्यादा होगा वो ना कम होगा, वो एक ही जगह के ऊपर मेंटेन हो जाएगा। तो ये आपने समझना है कि अर्ली एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि आपका जो कार्डिक आउटपुट होता है वो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों से मेंटेन होता है। लेट स्टेज जब आप पहुंचती है तो कार्डिक आउटपुट सिर्फ और सिर्फ हार्ट रेट से जो है वो मेंटेन होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम से मेंटेन नहीं होता। तो ये आपने समझना है। अब इसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर आप समझना चाहते हो तो चलो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, पहले जब हम स्टार्ट अब जब स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करते हो ना, तो क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करते हो तो आपका क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, सिंपली आप समझो कि आपकी जो हार्ट होता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, इनके अंदर ब्लड जो है वो वापस भी ज्यादा से ज्यादा आता है, ठीक है, इसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो भी ज्यादा से ज्यादा बैक आता है। लेकिन जब आप मुसलसल एक्सरसाइज करते रहते हो तो आपके जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं उनको ब्लड सप्लाई ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है, उनको ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं, वो आपके हार्ट को मैसेज देते हैं कि यार आप जब वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि वो कहते हैं कि अपने जो हार्ट रेट है इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करो। जब जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, ये बेचारा अपने में से ज्यादा ब्लड को बाहर पंप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी कि जब आप अर्ली एक्सरसाइज करोगे तो आपके टिश्यू को जो ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। जब ब्लड ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है तो अर्ली एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपकी जो हार्ट होता है ना, इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब आपका हार्ट रेट भी जो होता है वो भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि टिश्यू इसको मैसेज देते हैं कि आपके हार्ट रेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा करो। लेकिन जब आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, जब आपका हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो अब आपके हार्ट को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो प्रॉपर जो है एक तरह से डायस्टोल में चला जाए। यानी कि अब आपका हार्ट रेट इतना, यानी कि जो लेट एक्सरसाइज होती है उसमें आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिवेट हो चुका होता है कि वो आपके हार्ट रेट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है। जब वो आपके हार्ट रेट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करता है तो अब आपका हार्ट जो होता है उसको जो है वो कम टाइम मिलता है कि वो प्रॉपर रिलैक्स हो सके, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कम से कम रिलैक्स होगा, ठीक है, वो कम से कम क्या होगा, रिलैक्स होगा। जब वो कम से कम उसको कम टाइम मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल पहले उसको टाइम मिलता था 5 सेकंड, कि वो 5 सेकंड जो है वो एकदम से रिलैक्स हो जाए,
फिर वो जनाब उसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम जो है वो आ जाए, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करे। लेकिन अब जो है वो आपका हार्ट रेट इतना ज्यादा हो चुका है कि आपका जो डायस्टोल के लिए आपको तकरीबन जो आपके हार्ट को जो है वो 2 सेकंड मिल रहे हैं। जब उसको 2 सेकंड मिल रहे हैं तो अब इसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो भी कम आएगा। जब इसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम भी कम आएगा तो ये अपने में से ब्लड वॉल्यूम को भी बाहर कम पंप करेगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो बाद में जाके कम हो जाएगा, लेकिन हार्ट रेट जो होगा वो एक तरह से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने कहना कि अर्ली एक्सरसाइज में कार्डिक आउटपुट और जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो दोनों ज्यादा होते हैं, और वो दोनों आपके कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करते हैं। लेट एक्सरसाइज में आपका हार्ट रेट इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका डायस्टोल का जो पीरियड होता है वो कम हो जाता है। तो इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम भी कम आता है। जब ब्लड वॉल्यूम ही कम आ जाता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी एक तरह से कम हो जाता है। तो सिर्फ उसे हार्ट रेट ही आपका जो है वो एक तरह से कार्डिक आउटपुट को मेंटेन कर रहा होता है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर रहा होता। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ तक यही लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो है वो कार्डिक आउटपुट का समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि आपके एक तरह से जो टर्म होती है वो होती है आपकी एक तरह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। कौन सी होती है आपकी एक तरह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या आपकी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ईडीवी इसको कहते हैं। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एक ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कंडीशन नहीं होती, एक ऐसा वॉल्यूम होता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो आपके हार्ट के अंदर जो है वो आ जाता है उस वक्त जब आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। यानी कि जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। देखो, आपने कहना कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? दी अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है। जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा आपको जब वो समझ आ जाएगी। अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड एट विच, अमाउंट ऐसा ब्लड एट विच बोथ वेंट्रिकल्स, आपने बोथ वेंट्रिकल्स के बारे में लिखनी है। एट विच बोथ वेंट्रिकल्स एंड देयर डायस्टोल, एट विच बोथ वेंट्रिकल्स एंड देयर डायस्टोल, ठीक है जी। आपने कहना है कि आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड एट विच बोथ वेंट्रिकल्स एंड देयर डायस्टोल। एक तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। दूसरी डेफिनेशन आपने लिखनी है कि दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, आपने कहना कि अमाउंट ऑफ ब्लड इन बोथ वेंट्रिकल्स, अमाउंट ऑफ ब्लड इन बोथ वेंट्रिकल्स, अमाउंट ऑफ ब्लड इन बोथ वेंट्रिकल्स जस्ट बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। देखो, आपने कहने कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो आपके जो है वो दोनों वेंट्रिकल्स में आ जाता है और उसके ऊपर जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं वो आपका रिलैक्स होना मतलब कि रिलैक्स होना छोड़ देते हैं। जहां तक उनका जो मतलब कि वो रिलैक्स होना बंद हो जाते हैं जब आपकी कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले, यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले आपके हार्ट के अंदर या दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर जितना ब्लड आ जाता है उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। देखो, जब आपका हार्ट जो होता है जब वो रिलैक्स होता है, ठीक है, जब आपका हार्ट प्रॉपर रिलैक्स होता है तो रिलैक्स के दौरान जब आपका हार्ट डायस्टोल में होता है और रिलैक्स के दौरान आपके हार्ट के अंदर जितना ब्लड आता है उसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक वॉल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। आपने कहना कि ऐसा वॉल्यूम जो आपके दोनों वेंट्रिकल्स में होता है ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ द हार्ट और जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले और आपकी जो है वो डायस्टोल के दौरान आपके दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर जितना ब्लड होता है उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्योंकि आपका दोनों वेंट्रिकल्स की जब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती उससे पहले पहले ये आपका ब्लड होता है, तो इस आपका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है ना इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से प्री सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके एक तरह से प्री सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके सिस्टोल से पहले पहले आपके दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर होता है। तो इसको हम प्री सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं और इसको हम आपके एक तरह से प्री लोड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्री लोड कहते हैं। आपने कहना है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम होता है जो आपके दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है जब आपका हार्ट जो होता है वो प्रॉपर रिलैक्स होता है और आपका जो हार्ट होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले जितना आपके दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। और ये क्योंकि सिस्टोल से पहले पहले होता है तो उसको हम प्री सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं और उसको हम प्री लोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके एक तरह से प्री लोड भी कहते हैं। अगर आपको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। लेकिन आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के ऊपर गौर करना है तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। फिर आपने इसकी जो है वो एंड प्री सिस्टोलिक वॉल्यूम और आपका जो प्री लोड के ऊपर भी गौर करना है।
कि इसको ये भी कहते हैं। अब हम आगे आते हैं, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आपका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी मतलब कि ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जो हम पढ़ेंगे फार्मा में भी, जो आपके प्री लोड को, जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। देखो आपका प्री लोड क्या है, फॉर एग्जाम्पल जी आपका क्या है जी, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू क्या होता है, आपका एक तरह से इंफीरियर वेना केवा होता है। इंफीरियर वेना केवा क्या लेकर आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका मतलब कि पल्मोनरी वेन्स होती है, फॉर एग्जांपल ये समझ लो आपका क्या है, आपका एक तरह से राइट वेंट्रिकल्स है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है कि आपका राइट एट्रियम के थ्रू ब्लड जो होता है ना वो कहाँ आ जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। जब आपके राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जितना ब्लड आ जाता है ड्यूरिंग डायस्टोल, जब ये आपका रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं, जब आपका प्री सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं। अब जब आपका जो ये जो वेसल्स होती है ना, फर्स्ट जब इंफीरियर वेना केवा होता है, जितना ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या होता है कि इससे प्रेशर के साथ आपका जो ब्लड होता है वो आपकी जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट आता है, ठीक है। आपकी जो राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वहां पे ब्लड आ जाता है, क्योंकि आपका जो इंफीरियर वेना केवा होता है, इंफीरियर वेना केवा ने आपकी जो लोअर बॉडी होती है, ठीक है, यानी कि जो एक अपर बॉडी होती है, अपर बॉडी से आपके सुपीरियर वेना केवा ने ब्लड को रिसीव करना होता है, वापस लेकर आना होता है। जबकि जो लोअर बॉडी से जो ब्लड को जिसने मतलब कि आपके हार्ट की तरफ वापस लेकर आना होता है ना, वो आपका इंफीरियर वेना केवा होता है। अब इस इंफीरियर वेना केवा के ऊपर जो आपकी ग्रेविटी होती है, ठीक है, जो आपकी ग्रेविटी होती है उसका भी मतलब कि अफेक्ट होता है, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी जो होती है वो आपके ब्लड को नीचे की तरफ जो है वो पुल करती है। लेकिन इंफीरियर वेना केवा ने क्या करना होता है, इस ब्लड को वापस आपकी जो है वो राइट साइड जो है वो हार्ट की तरफ लेकर आना होता है। जब आपका ये जो इंफीरियर वेना केवा होता है, जितना ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये इतना प्रेशर के साथ, इतनी ज्यादा प्रेशर के साथ और इजिली आप ब्लड को वापस आपके हार्ट की तरफ लेकर आएगा। लेकिन जब आपके ये जो आपके वेसल इंफीरियर वेना केवा होता है, जितना ये रिलैक्स होगा, जितना ये एक्सपेंड होगा, तो इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा, इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। जब इसके अंदर ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, तो नीचे जो ग्रेविटी होगी, नीचे जो ग्रेविटी होगी उसका भी मतलब इसके ऊपर असर होगा, उसका भी इसके ऊपर जो है वो अफेक्ट होगा। तो आपका क्या होगा, आपका जो ब्लड होगा वो इतनी तेजी के साथ ऊपर नहीं जाएगा, और ना ही इतनी अमाउंट में ऊपर जाएगा, क्योंकि जब ब्लड होगा, एक तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से और दूसरा ग्रेविटी की वजह से, आपका जो ब्लड होगा वो ज्यादा से ज्यादा आपकी लोअर बॉडी में ही रह जाएगा, और आपका जो हार्ट होगा उसकी तरफ कम जाएगा। तो आपकी एक ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं आपकी नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, क्या होती है आपके नाइट्रोग्लाइसरीन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होती है आपकी, एनओ कहते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड जो हम पढ़ेंगे, ये क्या करती हैं, ये जनाब आपकी जो वेन्स होती हैं, जो आपकी मेनली जो वेन्स होती है ना, और आपके इंफीरियर वेना क्या 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 है, आपकी वेन्स ही है ना, एक वेन ही है आपका, बड़ी सारी वेन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको एक तरह से डायलेट करता है। जब नाइट्रोग्लाइसरीन आपके इंफीरियर वेना को बहुत ज्यादा डायलेट करता है, तो क्या होता है, एक तो इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से अब ब्लड जो है वो पूरी फोर्स से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा ग्रेविटी का भी असर जो है वो एक इसके ऊपर जो है वो हैवी हो जाएगा, और ग्रेविटी भी इसको जो है वो नीचे की तरफ पुल करेगी। तो क्या होगा, आपका जो प्री लोड होगा, जो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह से कम हो जाएगा। तो आपने कहना है कि जो आपकी नाइट्रोग्लाइसरीन होती है, जो हम एंजाइना में यूज करते हैं, वो क्या करती है, आपके प्री लोड, आपके प्री सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो आपकी जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है उसको क्या करती है, उसको कम करती है। क्यों कम करती है, एक तो उसको डायलेट करती हैं, आपकी जो एट्रियल कंप्लाइंस होती है उसको ज्यादा करती हैं, एट्रियल कंप्लाइंस ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटी का असर होता है, ग्रेविटी भी उसको नीचे की तरफ पुल करती है, तो इसकी वजह से आपने कहना है प्री लोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने कहना है। अब कंडीशन, अब क्वेश्चन ये है कि हम जो है वो कैसे, मतलब अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है, या तो हम देखते हैं कि यार उसका जो प्री लोड है वो कम है, तो हम कैसे जनाब उसके अंदर जो है प्री लोड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपने कहना है कि हम उसके अंदर प्री लोड को इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, आपका जो फ्लूइड होता है उसको ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दें, ठीक है, उसको बाहर से जो है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स वगैरह दें। उसको फ्लूइड मतलब कि आप जो है उसको, आपको जो नॉर्मल सलाइन होती है, ठीक है, आपको पता है आपको जो नॉर्मल सलाइन मिलती है, ठीक है, वो नॉर्मल सलाइन उसको ज्यादा से ज्यादा लगाओ, क्योंकि जब हम फ्लूइड दोगे, आपका नॉर्मल सलाइन ज्यादा होगा, तो आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपकी ज्यादा से ज्यादा आपके ब्लड की तरफ जो है वो वापस ब्लड वॉल्यूम जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम
और आपका जो प्री लोड होगा, ठीक है, वो भी मतलब कि ज्यादा हो जाएगा। फिर आपने जो वो प्री लोड को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप सिंपली उसके अंदर क्या कर दो, आप वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दो, ठीक है, उसकी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करो, क्योंकि जो है वो वेसल डायलेट हो चुकी थी। वेसल डायलेट होने की वजह से उसके मतलब कि आपका प्री लोड कम था। अब सिंपली क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करो। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन आप किस तरह कर सकते हो, आप सिंपली उसको क्या दो, आप उसके अंदर जो है एक तरह से अल्फा वन रिसेप्टर जो है वो इतना स्टिमुलेटर दो। जब आप अल्फा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करोगे तो क्या होगा कि आपका एक तरह से जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, जब आपकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, जब हम पढ़ेंगे, और जिन्होंने फार्मा मुझसे पढ़ी हुई है उनको पता है कि अल्फा वन रिसेप्टर इन सब का क्या सीन होता है। तो आपकी जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, आपकी विनो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, तो आपका जो है वो एक तरह से ब्लड जो एक तरह प्री लोड होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरा आप क्या करो, आप बीटा ब्लोकर दे दो, ठीक है, क्या दे दो, आप बीटा ब्लोकर दो। बीटा ब्लोकर क्यों दोगे, क्योंकि आपका जब आप बीटा ब्लोकर दोगे तो आपका जो हार्ट होगा, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीटा वन रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते थे हार्ट रेट को ज्यादा करते थे। हार्ट रेट को ज्यादा करने की वजह से आपका जो डायस्टोल होता है, डायस्टोल कम हो जाता है। जब आपका डायस्टोल कम हो जाता है तो क्या होता है कि जनाब आपका एक तरह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, बीटा वन ब्लॉकर दो, हार्ट रेट को कम करो। जब आपका हार्ट रेट कम होगा तो आपका जो डायस्टोलिक पीरियड होगा, जो आपका डायस्टोलिक पीरियड होगा, यानी कि अब आपके हार्ट को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा डायस्टोल रहे, ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स कंडीशन के अंदर रहे। ठीक है, तो आपका डायस्टोल पीरियड ज्यादा होगा। जब आपका हार्ट ज्यादा से ज्यादा डायस्टोल होगा, ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रहेगा, ज्यादा टाइम के लिए रिलैक्स रहेगा, तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड वापस आएगा, तो इसको प्री लोड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर जो है वो कहना है। आपने कहना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन, आपने सबसे पहले एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बारे में सोचना है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। फिर आपने कहना है कि कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कम कर सकती हैं। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है उसके अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम है तो हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी जो है वो 3 से 4 दिन पहले ना मेरे पास मतलब कि एक दोस्त था, वो दोस्त मेरे पास आया। वो कहता है कि यार मैं ना बहुत ज्यादा जिम कर रहा था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जिम कर रहा था, और मुझे वो साथ बता रहा था कि वो पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीता है। अब उसकी कंडीशन देखो, मेरे दोस्त कहता है कि जनाब मैं जिम भी जाता हूँ, ठीक है, और पूरा दिन क्या वो 3 लीटर पानी पीता हूँ। मैंने कहा और कौन से मतलब कि वो क्या क्या फ्लूइड लेते हो, कहते हैं मैं कोई फ्लूइड और नहीं लेता। मैंने कहा चलो सही हो गया। अब देखो उस वो कहता है कि मैं जिम जाता था, 3 लीटर पानी पीता था, और मुझे बहुत ज्यादा वर्टिगो हो रहा है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, और जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ना, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे एक रकत भी जो है वो सही तरह अदा नहीं होती, मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ जाते हैं। जब हिस्ट्री ली तो जनाब मोहतरम जो है वो सिर्फ 3 लीटर पानी ले रहे थे। अल्लाह, मैंने फिर उसको क्या क्या, मैंने कहा भाई आप इस तरह करो, क्योंकि आपको जो है वो हाइपोक्सिया हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, क्योंकि उसके जो 3 लीटर पानी ले रहा है उसको मतलब कि जब वो जिम जाता होगा उसको बहुत ज्यादा पसीना आता होगा, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती होगी, तो उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो वहां पे भी काफी लॉस हो जाता होगा। सॉरी, ब्लड वॉल्यूम कह रहा हूँ, उसका जो स्वेटिंग के दौरान जो फ्लूइड होता है वो भी वहां पे बहुत ज्यादा लॉस हो जाता होगा। जब फ्लूइड उसका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता होगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो भी कम रह जाता होगा, क्योंकि ब्लड किस से बना हुआ है, आपके फ्लूइड वगैरह पानी से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है, आपके दूसरे जो है एक ना से फ्लूइड्स वगैरह उनसे उनसे बना हुआ है। जब वो बहुत ज्यादा मतलब कि उसको डिहाइड्रेशन हो रही थी, फ्लूइड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा था, ब्लड वॉल्यूम कम होने से उसका प्री लोड कम हो रहा था। जब प्री लोड कम हो रहा था तो आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे नहीं, आप जो आपका जो हार्ट होगा वो अपने में से कम ब्लड को बाहर पंप करेगा, तो उसके जो ब्रेन होगा उसके ब्रेन की तरफ जो ब्लड है वो कम जाएगा। जब उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो मुझे ये बताओ क्या उसको वर्टिगो, उसको चक्कर वगैरह आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल उसको चक्कर वगैरह वर्टिगो आएंगे। तो फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको कहा कि भाई आपने जो है वो लाजमी और लाजमी 6 से 7 लीटर पानी पीना है, ये अपने मस्ट है। फिर मैंने उसको बताया कि आपने क्या करना है, आपने कैल्शियम के जो है वो साशे लेने हैं, कैल्शियम के साशे लेने हैं, ठीक है। और फिर मैंने उसको बताया कि आपने जो है वो सोडियम वगैरह लेना है, मतलब कि जो नींबू का पानी होता है, नींबू का पानी जो मतलब कि होता है साल्टी, जो नींबू का पानी होता है, ठीक है, वो आपने लेना है। क्योंकि उसका जो है अब वो उसका क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लेगा, उसका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसका प्री लोड इंक्रीज होगा, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसके ब्रेन की तरफ जो है वो ब्लड ज्यादा जाएगा, तो उसका वर्टिगो कम होगा। कैल्शियम के साशे लेगा, जब कैल्शियम लेगा तो कैल्शियम क्या करते हैं, कैल्शियम आपकी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आपकी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने क्या कहा, जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती हैं, ठीक है, जो वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन होती हैं वो आपके प्री लोड को ज्यादा करती हैं। जब वो प्री लोड को ज्यादा करेंगी तो क्या होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन को ज्यादा ब्लड सप्लाई जाएगी। तो ठीक है, तो ये आपने मतलब कि कहना है
कि फ्लूइड को ज्यादा दो, विनोकोस्ट्रिक्शन को बीटा ब्लॉकर दो, ठीक है, ताकि आपका जो है वो प्री लोड ज्यादा से ज्यादा हो। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो प्री लोड की समझ आ चुकी होगी। जल्दी से मुझे बताएं, आप बोर तो नहीं हो रहे, आपको समझ आ रही है हर एक चीज की, और जहां तक अब सबको जो है वो क्लियर है, किसी का कोई मसला तो नहीं है ना? जल्दी से बता दें, सबको क्लियर हो रहा है, कोई बोर तो नहीं हो रहा? बोर वगैरह तो नहीं ना आप हो रहे हैं? हाँ, जल्दी से मुझे बता दें। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को हम पढ़ते हैं। ये बस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को पढ़ते हैं। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि ये इसी के साथ है। देखो, आपने कहना कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो आपके दोनों वेंट्रिकल्स में आता है जस्ट आफ्टर द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। देखो, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले और वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के दौरान, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले और वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन के दौरान आपके दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर जितना ब्लड आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के दौरान और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के पहले पहले, ठीक है, आपके दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर जितना ब्लड आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। लेकिन वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शंस के फौरन बाद जितना आपके दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड रह जाता है, उसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि अमाउंट ऑफ ब्लड, ये क्या होता है आपका? एक तरह से अमाउंट ऑफ ब्लड, आपने उसकी जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी वो भी आपने, और इसके साथ कंपेयर करना है तो आपको समझ आ जाएगी। अमाउंट ऑफ ब्लड इन बोथ वेंट्रिकल्स, अमाउंट ऑफ ब्लड इन बोथ वेंट्रिकल्स, अमाउंट ऑफ ब्लड इन बोथ वेंट्रिकल्स जस्ट आफ्टर, वो जस्ट बिफोर था, ये जस्ट आफ्टर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट आफ्टर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या था? जस्ट बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन था, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि अमाउंट ऑफ ब्लड इन बोथ वेंट्रिकल्स जस्ट आफ्टर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपके से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है? आपने कहना कि ये आपके एक तरह से 70 ml होता है, ठीक है। कितना होता है? 70 ml होता है। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है? मैंने आपको नहीं बताया था, वो होता है आपके एक तरह से 140 ml। कितना होता है? 140 ml होता है। ये आपका 70 ml होता है, ये आपका 140 ml होता है, ठीक है। तो ये आपने समझना है। अब यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो होता है आपका आफ्टर लोड, ठीक है। आफ्टर लोड की तरफ आते हैं जल्दी से। आफ्टर लोड क्या होता है? आपने कहना है कि आफ्टर लोड एक ऐसी कंडीशंस होती है जो आपके हार्ट से जो ब्लड होता है उसको बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। आपने कहना है कि ऐसी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। आपने कहना है कि ये क्या होता है? आफ्टर लोड एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है विच प्रिवेंट 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 ब्लड पंपिंग, ठीक है। ये अपने समझे, विच प्रिवेंट ब्लड पंपिंग आउट ऑफ द हार्ट, आउट ऑफ हार्ट, यानी कि ये ऐसी रेजिस्टेंस होती है जो आपके हार्ट से आपके ब्लड को बाहर की तरफ पंप नहीं होने देती, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है जी? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, आपका ये क्या है जी? आपका एओर्टा है। अब एओर्टा के अंदर, ठीक है, जितना ये स्टीनोज होगा, जितना ये स्टीनोज होगा, ठीक है, तो ये आप क्या करेगा? अपने में से ब्लड को बाहर जो है वो कम जाने देगा, ठीक है। यानी कि वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, जो आपका हार्ट है, वो कम ब्लड को बाहर पंप करे। अगर आपका क्या है कि आपका एक तो है कि अब एओर्टा जो होगा वो बहुत ज्यादा स्टीनोज हो चुका हो, अगर ये एओर्टा जो है वो खुद स्टीनोज है, या इसके अंदर ऑलरेडी पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी कि एओर्टिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, या फिर आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो स्टीनोज है, तो वो क्या करेगा? वो जनाब एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ताकि ब्लड जो आपके हार्ट से जो ब्लड है वो बाहर कम जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड कहते हैं। जो अब हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं लाइक हाइड्रिलाजीन, अब जो हाइड्रिलाजीन होती है, ये क्या करती है? आपके एओर्टा को जो है, आपकी जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स करता है तो इससे जो आफ्टर लोड जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। फिर आपने कहना कि जो आपकी एस इनहिबिटर्स होती हैं, जो कैप्टोप्रिल, इनेलाप्रिल आती है, ठीक है, जो आपके आर्ब्स इनहिबिटर्स होते हैं, जो आपका क्या होती हैं? आपके एक तरह से होते हैं वो दूसरे वाल सार्टान वगैरह होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? आपके प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को काम करती हैं, ठीक है। ये होता है आपके तरह से आफ्टर लोड। अब आई होप सो कि आपको आफ्टर लोड के बारे में पता चल गया होगा। अब हम कल जो हम पढ़ेंगे वो होगी आपके तरह से कॉन्ट्रेक्टिलिटी, या जो बाकी का कॉन्सेप्ट रह गया वो हम पढ़ेंगे। अब मुझे जल्दी से बता दें, यहाँ तक आपको क्लियर है?